चलिए देखिए, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उस हेडिंग को समझिए आप पहले। हेडिंग बोर्ड पर लिखा हुआ है, चीजें भी लिखी हुई है, पिछला बैच में जस्ट अभी पढ़ा है। लिखा हुआ है पीएच ऑफ वीक मोनोएसिडिक मोनोबेसिक एसिड, ये ना है लिखा हुआ। दुर्बल एक क्षारीय अम्ल वाले विलयन का पीएच। तो पहले इसमें कुछ टर्म है, उस टर्म को समझिए ढंग से। दुर्बल अम्ल का मतलब वो जो आंशिक रूप से टूटे, जो पूर्ण रूप से नहीं टूटे। और एक क्षारीय का मतलब होता है जो टूटने के बाद केवल एक H प्लस दे, केवल एक H प्लस दे। जैसे देखो, H2SO4 दो H प्लस देता है, वो एक क्षारीय नहीं है। लेकिन HCl एक H प्लस देता है तो वह एक क्षारीय है। लेकिन दिक्कत क्या है कि HCl और H2SO4 दुर्बल नहीं है, यह प्रबल अम्ल है। हम किसकी बात कर रहे हैं? दुर्बल अम्ल का। तो दुर्बल एक क्षारीय अम्ल एक ऐसा अम्ल होगा जो आंशिक रूप से टूटेगा, जिसके अल्फा का मान एक से काफी काफी कम होगा, जो टूटने के पश्चात केवल एक H प्लस देगा। तो हीडिंग है पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। दुर्बल एक क्षारीय अम्ल वाले विलयन का पीएच, जिसका कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है। HCOH फॉर्मिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड, CH3CH2C प्रोपेनोइक एसिड है, C6H5COH बेंजोइक एसिड है। जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, वह सब वीक एसिड होता है, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड ही हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का ये सब कंपाउंड। इसके बारे में पहला लाइन ये लिखा हुआ है कि यह आंशिक रूप से आयनीकृत होगा, और दूसरा बात लिखा हुआ है कि इसका अल्फा जो होगा वह एक से काफी 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 कम होगा। और चूंकि यह आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, इसीलिए इसके आयोनाइजेशन का जो साइन है वो कैसा है? रिवर्सिबल, दो तरफा रिएक्शन होगा। और रिएक्शन यदि दो तरफा होगा यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो निश्चित है कि वो साम्य अवस्था को स्थापित करेगा। तो वहां पर हम साम्य स्थिरांक भी निकाल सकते हैं। इसी से संबंधित कुछ नया बात है जिसके लिए इसको समझाना जरूरी है। HCH टूटा है HCOO माइनस में और H प्लस में। CH3CH टूटा है CH3COO माइनस में और H प्लस में। आप ध्यान से देखिए, यह भी एक H प्लस दिया है, यह भी एक H प्लस दिया है। इसीलिए हम इसको कैसा इस अम्ल कहते हैं? एक क्षारीय अम्ल कहते हैं। और चूंकि ये पूर्ण रूप से टूटता नहीं, इसलिए ये क्या लिखा हुआ है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल है इसीलिए यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन है, और इसीलिए हम आगे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। क्या यहाँ तक में किन्हीं को कोई परेशानी है? उतार लीजिए तो। कल क्वेश्चनर भी दिए थे बनाना।
ठंडा तो बहुत है। आप लोग दस्ताना रखते हैं कि नहीं? दस्ताना रखा कीजिए, नहीं तो लिखने में भी नहीं होगा क्लास में आके। डायरेक्ट साइकिल चला के आएंगे, हाथ काम ही नहीं करेगा। लूल बनल रहिएगा दोनों हाथ से। और नहीं तो फिर दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाया करो, जेबी में हाथ रखा करो। अरे हाथ बचल रहेगा, मुंह नहीं टूटेगा। लिखना हाथ से है। आंधळो कान बन के किसी तरह बोर्ड देखने लायक आंख बचा लेना। हाँ। क्या आगे बढ़े? आप एक चीज याद कीजिए, पिछला दिन कुछ दिन पहले आपको बोले थे कि हम लोग साम्य स्थिरांक को कई टर्म में समझते हैं। जैसे केसी को ही हम लोग के डब्ल्यू कहे थे जल के लिए। उसी प्रकार जब आप किसी अम्ल के लिए केसी निकालते हैं तो उसी केसी को के ए कहा जाता है। के ए। यदि आप पानी के लिए पढ़ते हैं तो के डब्ल्यू, एसिड के लिए के ए। और यही काम जब हम किसी बेस के लिए करते हैं तो उसको के बी पढ़ा जाता है। आगे इसी में के एस पी वगैरह भी पढ़ना है आपको, तो वो सब भी देखेंगे आगे। अभी इसको देखते हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखो, वे लिखना मत। CH3COH प्लस H2O, इसका मतलब ये प्लस H2O क्या रहेगा? एक्चुअल में H2O में इस चीज को डाला गया है। आप ध्यान से देखिए ना, ये टूटा है CH3CO माइनस में और H प्लस में, आंशिक रूप से टूटता है। तो आप इस डिसोसिएशन को ऐसे भी दिखा सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो, और नहीं तो डायरेक्ट एसिड को ही दिखाइए। जैसे CH3COH टूट रहा है CH3CO माइनस में और H प्लस में। तो ये आपको बताया गया था ना कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को हम तीन तरह से दिखाते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम के पहले क्लास में ये बात बताए थे। उसी में से ये दो दो बात है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H2O में डाले तो टूटा, नहीं तो डायरेक्ट तोड़ के दिखा दीजिए। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यदि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो निश्चित है कि ये साम्यावस्था पर आएगा। और यदि ये साम्यावस्था पर आएगा तो हम उसके केसी का मान निकाल सकते हैं। तो केसी बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट है ये तो इसका कंसंट्रेशन, ये तो इसका कंसंट्रेशन, दोनों में इंटू लगाना पड़ेगा बटा में कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। और आगे आप ध्यान से देखिए कि ये पूरा का पूरा टर्म यही है, एकदम एग्जैक्ट सेम है। कॉपी ही किया गया है इसको। देखिए इसका लोल निकला हुआ है तो इसका भी ना लोल निकला हुआ है। एक्चुअल में इसी को कॉपी करके हम लिखे हैं। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए, केसी के बदले यहाँ क्या लिखा हुआ है? के ए। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक नया टर्म जुड़ गया। कौन चीज? के ए। और इस के ए को कहा जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या इसी को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। वास्तव में यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहा जाता है। और मैं यदि इसके हिंदी की बात करूं तो हिंदी में बोला जाएगा अम्ल का आयनीकरण या विघटन स्थिरांक। मतलब आप दो लाइन में यदि लिखना चाहते हैं तो अम्ल का आयनीकरण स्थिरांक या अम्ल का विघटन स्थिरांक ऐसे बोला जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं आप नॉर्मली इसी बात से समझ गए होंगे कि एक्चुअल में ये क्या है। तो यहाँ पर आप अब अभी के बाद यदि कभी एसिड कांस्टेंट लिखा हुआ मिले, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखा हुआ मिले या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखा हुआ मिले, ये सब किसको निरूपित करेगा? के ए को। क्लियर है? ये उतारेंगे ऊपर से, ऊपर से उतारते हुए यहां तक पहुंचिए और नीचे में इस बात को नीचे में लिखेंगे वेयर करके। वेयर के बराबर अम्ल का आयनीकरण स्थिरांक या विघटन स्थिरांक। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप जिसमें लिखना चाहते हैं या दोनों में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।
हो गया लिखा हुआ। देखो अक्षर सह पालन नहीं करना होता है। यदि हम यहाँ लिख दिए तो हम एक स्लाइड में लिखने के लिए लिखे, आपको इसके नीचे लिख लेना था। बगल में कौन सी लिख रहे हैं घेर घार के, लगेगा रफ किया हुआ है। अब लिख लिए तो लिख लिए, अब आगे से ध्यान रखिए, लिखने का अपना स्किल डेवलप कीजिए भाई। हम अभी यहाँ ऐसे कर देंगे ना, इसे ऐसे वो कर देंगे। इतना नहीं फॉलो करना है, तो जीना मेरा हराम हो जाएगा। जैसे इस टर्म से हम इस टर्म पर आए, तो जिस समय मान लीजिए कि आप 2 महीना के बाद यदि इसको पढ़ रहे होंगे, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि क्या हो गया भाई, के सी बराबर के हो गया, कैसे हो गया। तो आपको नीचे में लिखा हुआ है कि ये एक्चुअल में ये चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। के सी कहिए या एसिड है तो उसके लिए के ए कह दीजिए, एक के बात है, कोई अलग बात नहीं है, कोई कंसेप्ट अलग नहीं, बस खाली नाम सिंबल बदला है। और ये इसलिए बदला है कि के ए रहेगा तो समझ लीजिए कि वहाँ एसिड ही आएगा, कोई ना कोई दुर्बल एसिड, इसलिए आया है वो के ए। आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ये कन्फ्यूज्ड करने के लिए नहीं आया है। चेंज करूं? सारी बातें आज लिखी हुई हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए बस। कोई ज़्यादा भारी बात नहीं, सब पीछे पड़े हुए हैं आप। चेंज करें इसको। अब आगे देखिए, रेडी है? देखो यहाँ लिखा हुआ है अगेन, CH3COH टूटा CH3COO माइनस में और H प्लस में। आप एक बात बताइए कि प्रारंभिक सांद्रण CH3COH का, जब आप पानी में CH3COH को मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रारंभिक सांद्रण लेंगे ना। प्रारंभिक सांद्रण हमने कितना माना, C। प्रारंभिक है, इसका मतलब अभी टूटा नहीं है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। चेंज हम लोग करते थे तो याद कीजिए, दुर्बल वेदी तब घट के चेंज को हम लोग -x नहीं मानते थे, -C अल्फा मानते थे। और आपको बताया भी गया था कि x और C अल्फा दोनों सेम चीज है। तो ये हो गया -C अल्फा, ये हो जाएगा +C अल्फा, ये हो जाएगा +C अल्फा। ये बचेगा कितना इक्विलिब्रियम पर आके, C था, C अल्फा खर्च हुआ तो C - C अल्फा, ये बचेगा C × 1 - अल्फा, यदि C को हम कॉमन ले ले तो ये C अल्फा, ये C अल्फा। अब बताइए K बराबर एक्सप्रेशन तो यही ना बनेगा, प्रोडक्ट वाला ऊपर और रिएक्टेंट वाला नीचे। इस प्रोडक्ट का C अल्फा है तो C अल्फा गुना C अल्फा बटे C × 1 - अल्फा। एक C से एक C कट जाएगा, के ए बराबर बचेगा C अल्फा स्क्वायर बटा 1 - अल्फा। इसके बाद अल्फा का मान एक से काफी 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 कम होता है, इसका मतलब 1 - अल्फा जो है ये लगभग एक के बराबर होगा, यानी के ए बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। अब यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि यदि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए एसिड कांस्टेंट का मान यानी के ए का मान दे दे, सी का मान दे दे, तो उसके अल्फा को आसानी से निकाला जा सकता है। अल्फा निकल जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि वो कितना % टूटेगा, कितना % नहीं टूटेगा। इस हिसाब से हमको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, हम पीएच को आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो K बराबर C अल्फा स्क्वायर तक में तो कोई परेशानी नहीं है। अब जो बात लिखा हुआ इधर हम साइड में लिखें, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके कॉपी में ये कहाँ सही एडजस्ट होता है। क्या यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? सुनो, एक चीज तो हमेशा याद रखना, देखो लिखा हुआ भी रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा ये याद रखना है। याद ये रखना है कि पीएच निकालने के लिए हमको हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जरूरत होती है, हाँ या ना। निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू पीएच। तो हमको H प्लस आसानी से कैसे निकलेगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आसानी से कैसे निकलेगा, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और उसका जितना छोटा छोटा ट्रिक हो वो अपने दिमाग में रखिए तो बेहतर होगा। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, रेडीमेड फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर होता है N अल्फा, जहां पर N जो है यह नॉर्मलिटी है, जिसको आप हिंदी में नॉर्मलता कहते हैं। जो लोग बेसिक में नहीं पढ़े होंगे, नए हैं, इन सबको अभी ये बात समझ में नहीं आएगा, ऐसे भी अभी इंतजार ही कर लीजिए 2-4 दिन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, यदि आप नॉर्मलिटी नहीं जान रहे हैं तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताया गया था N फैक्टर इंटू मोलरिटी, N बराबर NM। अच्छा, ये जो M है यही ना सांद्रण C है,
अब आप जरा सोचिए कि क्वेश्चन में हमने आपको क्या कहा कि के ए दे दे सी दे दे तो आप अल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में सी दे दिया, इसका मतलब आपको कैपिटल एम भी दे दिया। एन फैक्टर, एन फैक्टर के बारे में आप जान रहे हैं, जैसे एच सी एल टूटता है एच प्लस में और सी एल माइनस में, तो इसका एन फैक्टर एक होता है। एच टू एस ओ फोर टूटता है टू एच प्लस में और एस ओ फोर टू माइनस में, इसका एन फैक्टर दो होता है। तो एन फैक्टर का मान इलेक्ट्रोलाइट से पता चल जाएगा। एन फैक्टर का मान रख दीजिए, मोलरिटी यानी सी रख दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी निकल जाएगा तो उसको अल्फा से गुना कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। और यदि कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस निकल गया तो पीएच बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। इस कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस के जगह पर उसका मान रख दीजिए, उसका नेगेटिव वैल्यू देख लीजिए, तो पीएच का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, आपको एक साथ बहुत तरह का दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग इतना स्लो होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं क्या क्या हो गया क्या हो गया। तो हुआ कुछ नहीं, चुपचाप उतार लीजिए, जिनको समझना था वो समझ चुके हैं। इस पूरे टॉपिक को बताने का मेरा बस एक उद्देश्य था कि आप के ए के बारे में सुन लें कि के ए क्या है। एसिड कांस्टेंट, अम्ल स्थिरांक भी इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। और दूसरा कि आप इस तरह के क्वेश्चन में जब क्वेश्चन घुमा हुआ रहेगा तो पीएच का मान कैसे निकालेंगे। अब ये सब बात आएगा तो क्वेश्चन टफ होगा। एक क्वेश्चन हम करवाएंगे भी अभी। चेंज करें। तो जितना बात अभी आप वीक एसिड के लिए पढ़े थे, अब एग्जैक्ट उतना ही बात अब आप पढ़ेंगे बेस के लिए। वीक बेस के लिए, अभी जैसे वीक एसिड था ना, अब आगे पढ़ेंगे वीक बेस के लिए। लास्ट में जो सब बात बताए वो समझ में आया कि क्या क्या बोले। एक बार फिर से लास्ट वाले बात को देखिए, क्योंकि वो बात थोड़ा सा उलझा हुआ था। यदि क्वेश्चन में किसी एसिड के एसिड कांस्टेंट का वैल्यू यानी के ए का वैल्यू दे दे, एसिड का सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण दे दे, तो बताइए अल्फा निकल सकता है कि नहीं। इस फॉर्मूला से अल्फा बराबर हो जाएगा रूट अंडर के बाई सी। कैलकुलेशन जो भी हार्ड हो, लेकिन कैलकुलेशन हो सकता है, तो यहां से अल्फा निकल जाएगा। हमको चाहिए पीएच। पीएच निकालने के लिए हमको चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस बराबर होता है एन अल्फा। अल्फा का मान आप ऑलरेडी
निकाल चुके हैं। अब आप नॉर्मलिटी निकाल लीजिए। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है एन एम, एम का मतलब ही है सी। तो एन फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट का को सी से गुना कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी को अल्फा से गुना कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस के वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो क्या निकल जाएगा? पी एच। इस तरह से कई स्टेप में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये सब स्टेप फिर धीरे धीरे टफ हो जाता है, भारी हो जाता है। जो दिमागी रूप से संतुलित लोग हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन जो बहुत स्लो चलते हैं, जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, उनके लिए ये लेवल अलग है। ये सेकंड लेवल है पीएच का, वो फर्स्ट लेवल था पीएच का, जिसमें चीज़ें डायरेक्ट दी हुई रहती थी। इसमें चीज़ें डायरेक्ट दी हुई नहीं रहेंगी, इसमें बहुत इनडायरेक्ट वे में दी हुई रहेंगी। एक क्वेश्चन हम इस पर अभी करवाएंगे। उम्मीद करें कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई है। तो आगे हेडिंग हेडिंग डालिए आगे। देखिए एग्जैक्ट सेम बात है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस, वहां क्या था? वहां था पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनो बेसिक एसिड। यहां क्या है? मोनो एसिडिक बेस। एकदम उसका उल्टा है। जो एक H प्लस दे मोनो एसिड, मोनो बेसिक एसिड होता है। जो एक OH माइनस दे जो बेस, वह मोनो एसिडिक बेस होता है। हिंदी में लिखा हुआ है दुर्बल एक अम्लीय क्षार वाले विलयन का पीएच। कुछ दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है CH3NH2, C2H5NH2, NH4OH etc। और आप यहां तक पहुंचिए और इसके बाद रुक जाइएगा। यहां तक पहुंचने के बाद आप रुकेंगे, इस दोनों बात को आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस दोनों बात में कुछ अलग बात है जो आपको समझना है। हो गया? सुनिए, CH3NH2 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। H2O टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। ये लोन पेयर उस H प्लस के साथ जुड़कर CH3NH3 प्लस का निर्माण कर देता है और OH माइनस को फ्री कर देता है, जिसकी वजह से ये क्षारीय हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये वाला चीज जो है, ये कंपाउंड OH माइनस दिया नहीं है, H प्लस दिया नहीं है, यह H प्लस को ग्रहण किया है। जैसे H2O टूटेगा कैसे? H प्लस में और OH माइनस में, ये H2O से आया। और वो जो कंपाउंड है CH3NH2, इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर कंपाउंड बना देता है CH3NH3 प्लस। तो ये कंपाउंड क्या किया? ये कंपाउंड H प्लस को ग्रहण किया। वह हर एक चीज क्षार है जो H प्लस ग्रहण करता है। वह हर एक चीज क्षार है जो OH माइनस देता है। तो दो तरह का बात हो गया। H प्लस ग्रहण करने वाला भी क्षार है, OH माइनस देने वाला भी क्षार है। तो वास्तव में यहां पर जो दो एग्जाम्पल दिया गया है, दोनों अलग अलग तरह का बेस है। यह H प्लस ग्रहण करने वाला क्षार है और यह OH माइनस देने वाला क्षार है। दुर्बल यह भी है, दुर्बल यह भी है। एक H प्लस लिया इसीलिए एक अम्लीय कहलाया। यह एक OH माइनस दिया इसीलिए यह भी एक अम्लीय क्षार कहलाया। दोनों वीक है इसीलिए साइन कैसा लगा हुआ है? रिवर्सिबल का साइन। उतारेंगे इसको। हालांकि इस चैप्टर के लास्ट में हम आपको अम्ल और क्षार के बारे में और भी डिटेल में बताएंगे। अम्ल, क्षार, लवण, इस सब के बारे में बताएंगे। शिवानी कुमारी लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर। पगला उगला गए क्या जी?
कौन बोल दिया हैप्पी बर्थडे? क्या आप चेंज करें? अब हम देखो इसके आधार पर फिर वही काम करेंगे जो पीछे एसिड के लिए किए हैं। लिखिए तो अगेन, और अगेन लिखिए, और लिखने के बाद खुद समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। और हमारे ख्याल से आपको कोई परेशानी भी होनी नहीं चाहिए। जो केसी है वही इस बार क्या कहलाया? केबी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेस कांस्टेंट, या पूरा डिटेल में यदि आप बोलिएगा तो लिखिएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। हिंदी में बोलेंगे तो क्षार का आयनीकरण स्थिरांक या विघटन स्थिरांक। तुम उतना फॉर्मूला फैला फैला के काहे लिखते हो? थोड़ा शॉर्टकट लिखा करो यार ढंग से। ऐसे देखो, इस तरह से लिखेंगे NH4OH, बहुत खराब लगता है देखने में ये। इसको थोड़ा ढंग से लिखिए। देखो दोनों में अंतर है, तो ये तरीका पकड़िए। देखो ये सब सेंस जो है ना डेवलप करना पड़ता है। जैसे तुम लोग देखता होगा, कोई बहुत अमीर घर का लड़का या लड़की नहीं भी हो ना, तो उसका जो ड्रेस होता है वो कुछ ऐसा होता है कि देखने में अच्छा लगता है। ऐसा देखे होंगे, इसको ड्रेसिंग सेंस कहा जाता है। आपके शरीर पर क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, इसका सेंस आप में होना चाहिए। होना तो बिल्कुल सब में चाहिए ये चीज़। लेकिन आप में यदि वो ड्रेसिंग सेंस नहीं रहेगा तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए कि आप बहुत मोटे हैं और कोई चुस्त कपड़ा खरीद लिए, बानर जैसा भैंसा जैसा लगिएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीज मैटर करता है। उसी प्रकार से लिखावट में कौन चीजें कहाँ लिखाएंगी इस चीज की तो थोड़ा सेंस होना चाहिए। इसको राइटिंग स्किल बोलते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका कॉपी अच्छा दिखेगा। जैसे आप ड्रेस पहन के अच्छे दिखते हैं, अच्छा ड्रेस पहन के अच्छा दिखते हैं, उसी प्रकार आप लिखने का तरीका यदि आपका बेहतर है तो आप अच्छा दिखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो जी यहाँ ये चीज जो हम यहाँ पर लिखे हैं, इसको हमको मन होता लिखने का ऐसे के सी बराबर NH4+ OH- NH4OH, इसी के इसी को कह रहे के बी। अब बताओ पगलाता तुम कि नहीं पगलाता? तो ऐसे नहीं चलता है, बहुत अल्टर है ये थोड़ा ज्यादा हो गया वैसे। लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ और सब तो लिख रहे थे, तो वही वही बात हो गया ना। तो आप चीजों को जितना संयमित तरीके से लिखेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। और ये बात हम देखो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको अभी एकेडमिक एग्जाम देना है। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम देनी है, बोर्ड एग्जाम देनी है, तो वहां पर अक्षर बहुत मायने रखता है। जब 12th पास कर जाएंगे और किसी कंपटीशन सेक्शन में बैठेंगे तो वहां अक्षर ज्यादा मायने नहीं रखेगा। फिर आप बीएससी कीजिएगा, एमएससी कीजिएगा, बीएड कीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा, बीपीएससी कीजिएगा, इस सब में अक्षर मायने रखता है। बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाला, यूपीएससी कीजिएगा, अक्षर मायने रखता है। काहे कि आपको रिटर्न लिखने के लिए दिया जाएगा, आप बानर जैसा लिख दीजिएगा तो आदमी उसको पढ़ेगा कैसे? क्योंकि चेक करने वाला तो आदमी बैठा हुआ है, वो तो बानर है नहीं। बानर का राइटिंग तो बानर ही नहीं पढ़ सकता। तो इन सब चीजों का देखो, इसको कोई बुरा मत मानो। ये बस हम तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये सब एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि आप प्रैक्टिकली चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्यों ऐसा बोलते हैं। जितना बेहतर राइटिंग होगा उतना बढ़िया होगा। हम ही लिखते हैं स्पष्ट, आपको बहुत कम, आप याद कीजिए कि बहुत कम चांस आपको ये फील होता है कि आप हमसे पूछें कि सर वो क्या लिखे हैं समझ नहीं पा रहे हैं।
हमको लगता है कि बहुत रेयर ही ऐसा होता होगा, इसलिए क्योंकि चीजें स्पष्ट दिखती हैं, और स्पष्ट दिखना चाहिए भाई, सामने इतना इतना लोग बैठा हुआ रहेगा, यदि हम स्पष्ट नहीं लिखेंगे तो हर बार परेशानी होती रहेगी। उसी प्रकार जब हम आपका कॉपी चेक करेंगे और आपका अक्षर हम पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, या समझ भी लिए मान लो टेढ़ टाढ़ लिखा हुआ है, तो हमारे दिमाग में तुम्हारे कॉपी के प्रति बहुत पॉजिटिव भाव नहीं रहेगा, लगेगा कि चलो ऐसे ही चल रहा है बस। तो इन सब चीजों को जितना बेहतर आप करेंगे ना, सामने वाले को आप उतना इंप्रेस करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सही ढंग से लिखें। मिटाएं, इसको हटा दें, लिखिए अगेन। फिर से सारा का सारा बात वही है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें भी हमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यदि इस सब में बोलना पड़े तो समझिए नहीं बोलना ही उचित है। लिखिए अगेन। बस वैसे ही टूटा है प्रारंभिक सांद्रण सी माने चेंज हुआ सी अल्फा से। यहाँ पर के वी बराबर सी अल्फा स्क्वायर आएगा, वहां पर के बराबर सी अल्फा स्क्वायर आया था, यहाँ पर के वी बराबर सी अल्फा स्क्वायर आएगा। समझते जाइए, लिखते जाइए, जहां भी प्रॉब्लम हो बताइए। एक तरफे से सब हैप्पी बर्थडे लिख रहा है। अरे कद को गनो गन दो, बार बार दिन ये आए। बार बार दिल ये गाए। अरे बर्थडे और नहीं है मेरा अभी, 21 अक्टूबर। अभी ये तो 2 महीना पहले एबे किया था, 2-3 महीना पहले। रोज के रोज बर्थडे है, 3-3 महीना पर क्वार्टरली मनाए रे। सी से सी कटाइए, बचेगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ बचेगा के वी बराबर सी अल्फा स्क्वायर बटे वन, वन माइनस अल्फा वन। अल्फा का मान 1 से काफी कम है, तो के वी बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। एक बार फिर से बेस के लिए के वी का मान देगा, सी का मान देगा, अल्फा का मान निकाल लीजिए। अल्फा निकल जाएगा तो फिर एन से गुना कर दीजिए, तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH निकल जाएगा, OH निकल जाएगा तो पीओएच निकल जाएगा, पीओएच निकल जाएगा तो पीएच निकल जाएगा। पहुंचिए यहाँ तक। अच्छा यहाँ तक लिख चुके हैं, यहाँ तक लिख चुके हैं तो पहले आप सुनिए। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यदि एसिड है तो उसके लिए एन अल्फा होता है, उसी प्रकार कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर भी क्या होता है, एन अल्फा। पीएच बराबर क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, एन बराबर एन एम, आप ये जान रहे हैं। और यदि आप पीएच निकाल लेंगे तो पीएच निकालना क्या है, पीएच तो निकल ही जाएगा। जैसे पीएच का मान 10 आया तो पीएच का मान 4 आएगा। उतार लेंगे इसको। इस तरह से ये सारी बातें समाप्त हुई। अब आप एक क्वेश्चन कीजिए जो थ्योरी आज आप की है। कल से हम लोग संयुग्मी अम्ल तथा क्षार पढ़ेंगे। अब कल से पीएच वाली बात अभी नहीं होगी। हालांकि ये चैप्टर जब तक पढ़ते रहेंगे पीएच वाली बात पूरी तरह से खत्म थोड़ी ना होगी, पीएच वाली बात रहेगी, लेकिन अभी तक जो चल रहा था वो मुख्य रूप से पीएच चल रहा था, अब वैसा नहीं है। लिखिए क्वेश्चन।
क्या इसको लिख चुके हैं आप? लिखिए तो क्वेश्चन। लिखिएगा 0.2 m एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH के अल्फा का मान क्या होगा? क्या होगा यदि अम्ल स्थिरांक, यदि अम्ल स्थिरांक 1.8 गुना 10 का पावर -5 हो। और आगे लिखा हुआ है विलियन का पीएच भी निकालें। ये जो लास्ट लाइन जोड़ दिया ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दिया है। तो टफ क्या रहेगा? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा ये बताइए 0.2 m, ये m का मतलब c, कैपिटल C का मान दे दिया आपको। आप ही बताइए कि अभी तुरंत आप पढ़े हैं ना के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। ये जो अम्ल स्थिरांक है इसी को ना के ए कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे आप इसको देखिए। हम बस हेल्प कर देते हैं ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसे नहीं। कंसंट्रेशन आपको कितना दिया? 0.2, सी का मान 0.2, अल्फा का मान पूछ रहा है आपसे, प्रश्नवाचक लगा दीजिए। यदि अम्ल स्थिरांक यानी के ए का मान दे दिया कितना? 1.8 गुना 10 का पावर -5। अभी तुरंत हम देखे हैं के ए बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? के ए बाई सी, ये रूट अंडर के ए बाई सी हो जाएगा। क्या जी? स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाई सी। अब यहां से हम लोग अल्फा बराबर कैलकुलेट करेंगे, रूट अंडर के का मान कितना दिया हुआ है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अब बटा सी का मान कितना दिया हुआ है? 0.2। पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा। तो बताइए अल्फा बराबर क्या निकलेगा? रूट अंडर 9 दूना 18, 9 गुना 10 का पावर -5। अब यदि हम अल्फा का मान यहां से निकालने में सक्षम हो जाते हैं तो बताइए आगे का काम हमारे लिए आसान होगा कि नहीं? लेकिन अल्फा का मान आसानी से निकलेगा कैसे? इसके लिए तो आपको इसका रूट वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वर्गमूल निकालना तो आपको आता नहीं होगा। आता है? ठीक है, निकालिए, निकालिए ना, सब आएगा। पहुंचिए यहां तक, ये अल्फा निकला यहां से। इस तरह के कैलकुलेशन में इसको थोड़ा आसान करने के लिए इधर देखिए, अल्फा बराबर रूट अंडर 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 10 का पावर -5 को लिख सकते हैं 10 का पावर -2 गुना 10 का पावर -2 गुना 10 का पावर -1। तुम समझा कि ये हम क्यों लिख रहे हैं? दो दो को टर्म जब एक जैसा होगा तो उसको रूट से बाहर कर लेंगे। बताइए क्या होगा? अल्फा बराबर 3 गुना 10 का पावर -2 और गुना रूट अंडर, जो बचा उसको रहने दीजिए। क्या बचा? 10 का पावर -1। अच्छा 10 का पावर -1 का मतलब 1/10। अच्छा हाँ या ना, 1/10 का मतलब 0.1। अब 0.1 का रूट निकाल के इससे गुना कर दीजिए।
अपने आंसर आ जाएगा कि अल्फा का मान क्या होगा। तो नहीं, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए अल्फा का मान कितना आता है आपको। अच्छा, 3 गुना 10 का पावर 2 है, तो इसको हम लोग 3/100 लिख सकते हैं। गुना √0.1 का वैल्यू बताइए। इसका आंसर आता है 9.46 इंटू 10⁻³ क्या रे जालिया, बनेगा कि नहीं? नो सर। बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे बस से बाहर का बात है। तुम्हारा बस हो चलेगा ही नहीं। मोबाइल है तुम्हारे पास? करो कैलकुलेट। देखता है, केमिस्ट्री इसलिए नहीं बनता है क्योंकि तुमको मैथमेटिक्स ही नहीं आता है। साइंस पढ़ना इतना आसान थोड़ी है। तनी इसको घर से करके लाना तुम। सुनो इधर, अल्फा का जो भी मान आएगा आप निकाल लीजिएगा। अब आगे का काम सुनिए। अरे एक सुनो इधर, इसमें अब केमिस्ट्री तो नहीं है ना? तो आप घर पर बैठ के कैलकुलेटर से, पिताजी से, माताजी से, मैथ के टीचर से, भाई से, बंधु से, दोस्त से, यार से, या जिससे भी आप किस क्या निकाल लेंगे यहाँ से? अल्फा का वैल्यू। तो आपसे पहला क्वेश्चन किया था कि इसके अल्फा का मान क्या होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी तो कहा कि इसके पीएच का मान क्या होगा। पीएच निकालने के लिए आपको चाहिए कौन चीज? कंसंट्रेशन ऑफ H+, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर होता है एन अल्फा। हाँ जी, हाँ या ना? अब एन का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? एन अल्फा, सॉरी एन एम। अब बताइए एन बराबर एसिटिक एसिड CH3COH, एक H+ देता है, एक CH3CO- देता है, तो एन का मान एक ही ना होगा। इसका मतलब है कि एन गुना एम, यानी नॉर्मलिटी जो है ये मोलरिटी के बराबर होगा, और मोलरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 0.2। अब आप बताइए कि 0.2 इंटू अल्फा कर देंगे, अल्फा का मान आप क्वेश्चन में निकाल चुके होंगे, वहां तो है ना पीछे कैलकुलेशन। तो उसको गुना करके क्या निकाल देंगे आप? कंसंट्रेशन ऑफ H+। और जब ये निकल गया तो पीएच नहीं निकल जाएगा? पीएच बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। पता है आप इसमें हर एक स्टेप में फंसेंगे आप कैलकुलेशन में। अब आप यहां पर, आपको क्या लगता है कि अब आप पीएच निकाल दीजिएगा? आपसे निकलेगा थोड़े, क्योंकि आपको पीएच का कैलकुलेशन नहीं आता है। आप यहाँ पर 0.2 इंटू अल्फा का मान जितना भी है उससे गुना करेंगे तो आपका ये कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। लॉग वाला वैल्यू आप निकालना जानते नहीं है। अब आपको समझ में आया कि आप कहां पर रुक रहे हैं? तो लॉग तो खैर हम बता देंगे, लेकिन वर्गमूल हम थोड़े बताएंगे, वो तो आप बच्चे से सीखते आ रहे हैं। तो देख लीजिए कि आप अपना काम कैसे चलाएंगे। तनिक कोशिश कीजिएगा घर पर मोबाइल की मदद से पीएच का मान निकालने का। आंसर लिख लीजिए, हम दोनों का आंसर लिखा देते हैं। अल्फा का मान आता है 0.946 इंटू 10⁻³ ये अल्फा का मान आता है। और पीएच का मान आता है 2.72। हम बस तरीका पर ले जाके छोड़ दिए, आंसर बता दिए। अब आप उस कैलकुलेशन को कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए 12th तक। और 12th में जाइएगा तो कौन चीज हम आपको लॉग इन बताएंगे, वर्गमूल थोड़े बताएंगे, वो तो हम बार बार बोल रहे हैं। कल से स्टार्ट होगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। आइए कल से टॉपिक चेंज हो जाएगा।
और फिर अम्ल क्षार के बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा।